question is on the screen. State the difference between coercion and undue influence. So we will deal with this topic today. And before going into detailed discussion about the differences between coercion and undue influence, we will try to understand first what are the similarities between these two topics. Whether there is any similarity between these two topics. इन दो टॉपिक में क्या कोई समानता है, तो वो समझने की पहले कोशिश करते हैं। सर ऐसी दो समानताएं हैं, देयर आर टू सिमिलरिटीज, basic two similarities between in these two topics. So let us see the similarities. In case of both coercion and undue influence, the consent is not free. The consent is not free. If the consent is affected either by coercion or if it is affected by undue influence, then the consent is not taken freely. That is the basic similarity between the 2 points. And the another point is the contract. What type of contract it will be if it is affected either by coercion or undue influence. Whether the contract is valid? No, sir. The contract is not valid. The contract is considered as a voidable contract. What is voidable contract? That is very simple. Voidable contract means it is avoided. The party can avoid the performance under the contract. Which party can avoid the performance under the contract? Sir, aggrieved party. Means the person who has faced difficulty, who has been an aggrieved party, means the person who has lost something in the contract. इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो वैसा बंदा जो जिसे नुकसान हुआ है, who has bear the loss, तो जिससे नुकसान हुआ है वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मान सकता है। उसके पास ऑप्शन है कोर्ट में जाके केस करके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। So that is the option available with the parties in this situation. Now let us try to understand what are the difference between the two. So in simple version, I have tried to cover the points for you for making the learning easy. I have kept different points too, so you can remember first points and according to that points you can write down the differences. तो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस के पॉइंट्स भी रखे हैं आपके लिए, तो आप वो माइंड में रखें और उसके हिसाब से आपको उसके डिफरेंसेस भी याद रह जाएंगे। चलिए डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बहुत ही डिटेल में है, तो मैंने इसको कट शॉर्ट किया है, अपने शब्दों में कवर करने की कोशिश की है। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। पोर्शन हैज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 के हिसाब से डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन उसकी नहीं है। मैंने इसको सिंपल वर्ड्स में कवर करने की कोशिश की। डेफिनेशन एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, तो डेफिनेशन एग्जैक्टली ये कहना चाहता है, डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखना हो आपको तो यहाँ पे आप मीनिंग भी लिख सकते हैं, विल सूट मोर, लेकिन उसको डिफाइन सेक्शन 15 में किया गया है। एन एक्ट बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और थ्रेट। तो कोर्शन में सर किस चीज का उपयोग होता है? सर फिजिकल फोर्स का उपयोग होता है, यहाँ धमकी दी जाती है, यानी शारीरिक हिंसा का उपयोग किया जाएगा। यहाँ ऐसा करने की धमकी हो सकती है, जो हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में किया हुआ है, आपको याद ही होगा। फिजिकल फोर्स का जब उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तब वहां आप कह सकते हैं सर इट इज डन एज पर द एक्ट डन इज अ क्रिमिनल एक्ट एज पर आईपीसी ऑल्सो। इंडियन पिनल कोड भी इसकी परमिशन नहीं देता है, इसको ऑफेंस माना जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस को कौन सा सेक्शन लागू होता है? सर सेक्शन 16 लागू होता है। इज एन एक्ट बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ मेंटल प्रेशर। यहाँ फिजिकल फोर्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ बंदे को मेंटली किल किया जाएगा, मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा और उसका उपयोग करके कंसल्ट किया जाएगा। तो यहाँ माइंड गेम है और यहाँ फिजिकल गेम है, इतना माइंड में आपको रखना है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप नहीं, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप पोर्शन का जब उपयोग करना हो तब वहां पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ कोर्शन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी। कोई रिलेशनशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि रिलेशनशिप दो पार्टीज के बीच में हो ही। इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट नीडेड, इट इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल्स। रिलेशनशिप हो भी सकता है पार्टीज के बीच में, नहीं भी हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना ही चाहिए। Subsisting relationship should be there between the parties. That relationship may be basically based
on authority or it may be a fiduciary relationship. ये दो रिलेशनशिप में से ज्यादातर एक रिलेशनशिप फॉलो किया जाता है। मैंने यहाँ फिक्स किया है फिड्यूसरी रिलेशनशिप विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यानी रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर वो अथॉरिटी वाइज हो या फिड्यूसरी हो, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का हो, इट इज मस्ट। दो पार्टीज के बीच में कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप कंपलसरी, यूँ समझ लीजिए। अब ये रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, मैंने आपने हमें आगे चर्चा की हुई है। अथॉरिटी वाइज कैसा हो सकता है, इनकम टैक्स कमिश्नर का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर हो सकता है, एसएससी के ऊपर हो सकता है, टैक्स पेयर के ऊपर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस इन्फ्लुएंस का वो उपयोग कर सकता है, अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। वैसे ही एक लैंडलॉर्ड का इन्फ्लुएंस हो सकता है टेनेंट के ऊपर, फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है सन के ऊपर, लाइक दैट। ये हमने चर्चा की हुई है। पार्टीज, coercion can be employed by any person, even by a stranger to a contract. Coercion can be employed by any person, even by a stranger to a contract. अब इसका उपयोग कौन करेगा, कोर्शन का उपयोग कौन करता है, एम्प्लॉयड मीन्स यूज्ड। फिजिकल फोर्स का उपयोग कौन कर सकता है, ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नो सर, इवन अ स्ट्रेंजर कैन यूज कोर्शियन फॉर हैविंग अ कंसर्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टी का जो पर्सन पार्टी की जो पार्टी के पर्सन है वो ही पर्सन कोर्शियन यूज करेंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है थर्ड पर्सन भी यूज करे कोर्शियन का। फिजिकल फोर्स का उपयोग थर्ड पर्सन से भी हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। हमने ज्यादातर सीरियल्स में या फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई बैंक रॉबरी के लिए अंदर एंटर होते हैं, जैसे क्रिमिनल एंटर होते हैं, रॉबर्स एंटर होते हैं, तो रॉबर्स एंटर होते ही उसका इंटेंशन क्या होगा, सर बैंक लूट करनी है, बैंक रॉबरी करनी है। तो बैंक रॉबरी करते वक्त बैंक रॉबरी करते वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में हो रहा है फ्रेंड्स, बैंक रॉबरी रॉबर्स और बैंक मैनेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इट इज डन ड्यू टू कोर्शियन। और यहाँ बलि का बकरा कौन बन सकता है, बाय चांस, लक बाय चांस, कस्टमर। जो रॉबर्स होंगे वो किसको बलि का बकरा बनाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर कोर्शन का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। सो कोर्शन कैन बी एम्प्लॉयड इवन ऑन द स्ट्रेंजर, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, रॉबर्स और मैनेजर, बैंक मैनेजर। बलि का बकरा कौन बन रहा है सर, स्ट्रेंजर, थर्ड पार्टी, जिसे इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो कोर्शन का उपयोग थर्ड पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसमें उसका फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ कोई फायदा नहीं है कस्टमर को, स्ट्रेंजर का कोई फायदा नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी एम्प्लॉयड ओनली बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस का जो उपयोग किया जा रहा है, विच इज अनफेयर, विच इज अनड्यू, इट शुड बी द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के ऊपर ही इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे डॉक्टर विल इन्फ्लुएंस द पेशेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अवेलिंग अनफेयर एडवांटेज। मौके का फायदा उठाने की कोशिश कौन करेगा, डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में डॉक्टर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है पेशेंट के ऊपर, इन्फ्लुएंस करके, यानी लागवक का उपयोग करके, जो अनफेयर होगा। अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो अनफेयर होगा, जो सही नहीं है। तो डॉक्टर पेशेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग कर सकता है, फादर अपने सन के ऊपर कर सकता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट के ऊपर कर सकता है, क्रेडिटर डेटर के ऊपर कर सकता है, वगैरह वगैरह। कंसंट, कंसंट तो आपको याद ही होगा, हिंदी में कहते हैं सम्मति। मैं तो ज्यादातर ये शब्द यूज करता हूं, कबूल है। तो कबूल है यानी कि कंसेंट का क्या रोल है दोनों के अंदर सर, दोनों सिचुएशन में। तो इन क्वेश्चन कंसेंट इज गिवन अंडर अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस। यहाँ जो कंसेंट लिया जा रहा है किसके बेसिस पे लिया जा रहा है सर, धमकी दे के कंसेंट ली जा रही है। यहाँ फिजिकल फोर्स का उपयोग करके यहाँ ऐसा करने की धमकी हो सकती है, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा के या उसकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के कंसेंट लेने की कोशिश की जाती है। यहाँ हमने पढ़ा है आगे, फिजिकल फोर्स का उपयोग किया जा सकता है, किया हो या करने की धमकी हो सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है दोस्तों, अनड्यू इन्फ्लुएंस
इन अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन। दूसरे पर्सन की इच्छा शक्ति के विरुद्ध उससे काम करवाया जाए, वो काम नहीं करना चाहता है ऐसा, फिर भी हम उसकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध उससे वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी शायद ना बेचना चाह रहा हो, फिर भी हम उस पे मानसिक दबाव डाल के उससे वो प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं। एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर कैसा होगा सर? मेंटल प्रेशर होगा। यहाँ कोई फिजिकल फोर्स का उपयोग नहीं होगा। यहाँ यह कोई क्राइम नहीं, ये कोई क्राइम नहीं होगा। मानसिक दबाव, माइंड गेम खेल के सामने वाले से चीज लेनी है, कंसेंट लेनी है और प्रॉपर्टी लेनी है, यूं समझ लीजिए। यहाँ बेनिफिट लेना है, प्रॉफिट हो सकता है, इस स्वरूप में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स, अधिकार पे चलते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट करता है कोर्शन से या इंडू इन्फ्लुएंस से, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या राइट्स अवेलेबल, हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? तो सबसे पहले सिमिलरिटी हमने देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट में बी कंसिडर एज, विल बी कंसिडर एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट को किस स्वरूप का माना जाएगा सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जहां पे एक पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा सर? वो कोर्ट में जाके इसको कैंसिल करवा सकता है, वो परफॉर्मेंस अवॉइड कर सकता है। तो दोनों में ये चीज कॉमन तो रहेगी, यहां तक पॉइंट कॉमन ही रहेगा दोनों में। इन कोर्शन when the contract is avoided by the aggrieved party, any benefit received has to be restored or refund to the other party। कोर्शन के अंदर मान लीजिए आपको आपकी चीज वापस चाहिए, मान लीजिए 60 lakhs का प्रॉपर्टी आपका 5 lakhs में किसी ने आपसे जबरदस्ती ले लिया, साइन करवा दी डॉक्यूमेंट पे। आप वो मकान बेचना नहीं चाह रहे, लेकिन एट द गन पॉइंट आपसे ये मकान ले लिया हो किसी ने, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जान है तो जान है, आपने तो साइन कर दिया होगा, आपने वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी होगी, लेकिन हमें वो उसका रिस्टोरेशन चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमें वापस चाहिए। हमें उस प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त करना हो तो हम क्या कर सकते हैं सर? कोर्ट में जाके केस करेंगे और हम साबित कर लेंगे कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ था, अनजस्टिस हुआ था, अनफेयर हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, अनफेयर हुआ था, तो हम वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते हैं, उसका रिस्टोरेशन का हम अपील कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो हमें वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, हम साबित कर देते हैं, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, वो प्रॉपर्टी हमें रिस्टोर हो जाती है, वापस मिल जाती है। तो उसमें हमें एक बेनिफिट भी मिला हुआ था, 5 लाख रुपए मिले थे ना, तो वो हमें दबा के नहीं बैठ जाना है दोस्तों, वो 5 lakhs हमें रिफंड कर देने, दे देने सामने वाले को। हम प्रॉपर्टी वापस मांगेंगे, हमें हमें प्रॉपर्टी नहीं बेचनी थी, वो तो उसने जबरदस्ती फोर्सफुली हमसे ले ली, कंपेल किया था हमको, फोर्स किया था हम पे, दबाव डाला था और ले ली थी। तो प्रॉपर्टी हमें फिर से चाहिए, प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी अगर हम साबित कर देते हैं कि हमारे साथ हमने फोर्सफुली पोर्शन का उपयोग करके हमसे प्रॉपर्टी लिया गया था, तो हमें प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन वो 5 लाख रुपीज को हमको रिटर्न करने हैं। वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या हो सकता है? सेम सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको 100% न्याय मिलेगा कोर्शियन में, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिसीजन, फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही रहेगा। द कोर्ट हैज द पावर वेदर ही विल डिसाइड टू डायरेक्ट और नॉट टू डायरेक्ट द एग्राइव्ड पार्टी फॉर रिस्टोरेशन और रिफंड। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोर्शियन में 100% होगा, यूं समझ लीजिए। यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट को पावर है, 100% कोर्ट डिसाइड करेगी कि पार्शियल रिफंड करना है, पार्शियल रिस्टोरेशन करना है, या क्या करना है, या एब्सोल्यूट यानी कि फुल रिस्टोरेशन करवाना है, रिफंड करवाना है, या पार्शियल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। अब डॉक्टर ने मान लीजिए पेशेंट से 500 की जगह 5,000 रुपए ले लिए, 500 जहां चार्ज हो रहा हो, वहां कसम कोरोना वायरस की 500 रुपए की जगह 5,000 फीस ले लियो, तो ये अनफेयर है। अब आप जैसे ही प्रूफ कर देते हैं अदालत में कि अनफेयर हुआ है, तो आपको रिफंड मिलना चाहिए। कितना रिफंड मिलना चाहिए सर? 4,500 रुपए फिर से मिलने चाहिए। कुछ ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकता है डॉक्टर को टू रिफंड द अमाउंट विच वेयर रिसीव्ड अनफेयरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, ये साबित करने की कि कोर्शन का उपयोग किया गया है या नहीं, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग हुआ है या नहीं। लेट अस सी, इन कोर्शन द एग्राइव्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव द यूज ऑफ कोर्शन डन बाय द अदर पार्टी। यहाँ साबित कौन करने की कोशिश करेगा?
सर एग्राइड पार्टी यहाँ साबित करने, कोर्शन की सिचुएशन में एग्राइड पार्टी साबित करना, उसे साबित करना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोर्शन का उपयोग हुआ है, सामने वाले बंदे ने, अदर पर्सन ने उसके ऊपर कोर्शन का उपयोग करके उससे कंसेंट लिया है। ऐसा साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? विच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव इन द कोर्ट? एग्राइड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव द यूज ऑफ कोर्शन डन बाय द अदर पर्सन। यानी एग्राइड पार्टी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, उसे साबित करना होगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में उल्टा है। इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, वीकर पर्सन, एग्राइड पार्टी यहाँ पे जो है वीकर बंदा है जिसके साथ अन्याय हुआ है, यहाँ वीकर पर्सन को साबित नहीं करना है, यहाँ डोमिनेटिंग पार्टी को साबित करना है, जिसने पावर का उपयोग किया है, गलत उपयोग किया है, जिस बंदे ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग करके अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने की कोशिश की हो, कोई प्रॉफिट कमाने की कोशिश की हो, उसे साबित करना होगा कोर्ट में कि उसने ऐसा नहीं किया है। सो इन अनड्यू इन्फ्लुएंस द डोमिनेटिंग पार्टी हैज टू प्रूव, मैंने यहाँ बोल्ड किया हुआ ही है, कौन सी पार्टी? डोमिनेटिंग पार्टी हैज टू प्रूव that the contract was not induced by undue influence and no unfair benefit or profit or advantage has been obtained. तो यहाँ एग्राइड पार्टी, वीकर पर्सन इज नॉट सपोज टू प्रूव एनीथिंग, तो केस कर सकता है और जो जस्टिफिकेशन देना है, साबित करना है, डिफेंड करने का काम होगा और डोमिनेटिंग पार्टी का होगा। वो साबित करने की कोशिश करेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया है और अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर प्रॉफिट प्राप्त करने की कोशिश की है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंस के एक्ट। तो कोर्शन कैसा एक्ट है सर? कोर्शन इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था, इंडियन पिनल कोड भी अंदर शामिल है इसके डेफिनेशन। कमिटिंग एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय आईपीसी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है इसके पहले पॉइंट में, कि ऐसा काम करना या ऐसा काम करने की धमकी देना जिस पे प्रोहिबिशन है, फोरबियरेंस है, रोक टोक है, प्रतिबंध है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। कैसा काम? जो काम इंडियन पिनल कोड में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा एक्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मर्डर करना, रेप करना, किडनैपिंग करना, एक्सटॉर्शन के लिए डिमांड करना, रैंसम की डिमांड करना, इंजुरी करना किसी व्यक्ति को, या उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली अपने पोजीशन में रखना, डिटेन करके रखना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस माने गए हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर। अगर ऐसा हम करते हैं, इट कम्स अंडर कोर्शन। कोर्शन इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्ट, ये क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा और ये पनिशेबल है अंडर आईपीसी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई क्राइम नहीं है, इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है, नो क्रिमिनल एक्ट इज इन्वॉल्व। तो जहां क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है वहां कोई पनिशमेंट नहीं होगी, सो देयरफॉर नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में कोई इसका प्रावधान नहीं है। ये एक्ट को क्राइम नहीं माना गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस इमोशनल अत्याचार है, हमने पहले भी पढ़ा है। इमोशनल अत्याचार है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करके कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे तो वो लोग शायद ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना भी कर देंगे, लेकिन जो वीक होंगे मेंटली, जो डर जाएंगे, जो डर गया समझो घर गया, ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सामने वाला मौके का फायदा उठा लेता है, 10 वाली चीज 50 में बेच देगा, 50 वाली चीज 500 में बेच देगा। सो इस तरीके से अनफेयर एडवांटेज आपसे प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है फ्रेंड्स।